हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो विज्ञान का सब्जेक्ट हो जाता है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? तो पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौर मंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका सेकेंड, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव के नाम से जानी जाती है? तो अमीबा हो जाता है, जिसको प्रोटिस्टा भी कहते हैं। अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है, क्योंकि अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ये बहुत ही सरल प्रकार का प्रजीव है, जिसकी ज्यादातर जातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो नदियों में पाई जाती हैं, तालाबों में पाई जाती हैं, और आपका हो जाता है मीठे पानी में, तालाबों में, मीठे पानी में, और झीलों, पोखरों, पानी के गड्ढों, ये सब जगहों पे पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? तो होमो सेपियंस यानी निपुच्छ कपि मानव ये कहा जाता था। सौरमंडल क्या है? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, जिसमें 8 ग्रह होते हैं। सौरमंडल को और समझ लेते हैं दूसरे शब्दों में। तो सौर शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? सूर्य से संबंधित। सौर शब्द का क्या अर्थ है? तो सूर्य से संबंधित ये हो जाता है, ठीक है ना, सूर्य से संबंधित इस तरह से हो जाता है। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता भी किसको कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। जन्मदाता की बात आए कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, तो सूर्य हो जाता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसके जो ग्रह हैं, तो वो सीरियल वाइज अगर देखे जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी यूरेनस, और वरुण यानी नेपच्यून। अगर अरुण और वरुण करके ना आए, यूरेनस और नेपच्यून आए, तब भी आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अरुण को ही यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। अब इनको सीरियल वाइज कैसे याद रखा जाए, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे बुध से आपने स्टार्ट किया, तो बुध के बाद क्या आता है? डे कैसे आते हैं? बुध, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, इस तरह से आते हैं ना। तो आपने सबसे पहले बुध को देखा, बुध से आपने क्या किया? बुध के बाद बृहस्पति आता है, फिर आपने शुक्र क्या, तो बुध के बाद एक दिन आप छोड़ दें, एक दिन का गैप दे के शुक्र, फिर एक दिन का गैप दें, तो जो आपका हो जाता है वो जैसे रविवार, तो रविवार को आप क्या मान लें? रविवार को आप पृथ्वी मान लें, यानी पृथ्वी पर रविवार को छुट्टी होती है, इसलिए आप रविवार को पृथ्वी मान लें, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी के बाद क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पे इरेज हो गया, बुध, उसके बाद बृहस्पति हटा दें, बुध के बाद क्या हटा दें? तो बुध के बाद बृहस्पति हटा दें और शुक्र लिख लें। शुक्र के बाद आपने क्या लिखा? 1 हटा दें, शनि को हटा दें, और रविवार यानी पृथ्वी, तो रविवार पृथ्वी हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है सोम हटा दें, मंगल लिख दें, सोम हटा के मंगल लिख दें। फिर उसके बाद अब बुध हटाएंगे तो बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हटाएंगे तो बृहस्पति हो जाएगा, और उसके बाद आप शुक्र हटाएंगे तो शनि हो जाएगा। शुक्र हटा के शनि हो गया, ये इस तरह से आपके हो गए। उसके बाद आप अरुण और वरुण, आ से आ पहले आता है ना, तो ये अरुण हो जाता है, और आपका वा बाद में आता है ना, क्योंकि देखिए स्वर में आपका आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इस तरह से आ पहला वर्ड है ना, तो अरुण हो जाता है, और वा आपका व्यंजन में आता है, इसलिए ये वरुण हो जाता है। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। उपग्रह क्या है? समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? सूर्य का व्यास आप देख ले,
13,93,000 किलोमीटर तथा भार 2.9 इंटू 10⁻27 टन हो जाती है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हो जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आपने देखिए बुध, शुक्र, शनि, रवि, ये सब क्या यानी पृथ्वी, रविवार को पृथ्वी ही तो बताया गया ना, तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये छोटे। और बृहस्पति लिखने में भी सबसे बड़ा होता है। बृहस्पति आप लिखें तो सबसे बड़ा है ना, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, अब छोटा ग्रह आप जब लिखेंगे, जैसे मंगल आपने लिखा, ठीक है ना, आपने क्या लिखा? तो मंगल लिखा, या आपने शुक्र, जैसे शुक्र लिखा, आपने जो भी लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा कम वर्ड में बुध लिखा जाता है ना। जैसे आपने शुक्र भी लिखा, आप कहेंगे शुक्र भी तो छोटा है, लेकिन इसमें रा नहीं लगा है, ये 2.5 अक्षर हो गए, और इसमें 2 ही अक्षर है, और ये सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाता है। आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे ना आए आकाशगंगा किसे कहते हैं तो गैलेक्सी किसे कहते हैं, तब भी आप यही लिख सकते हैं, आकाशगंगा असंख्य तारों का पुंज है, जिसे अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। इन्हें ही क्या कहते हैं? तो गैलेक्सी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, बनता है आपके एग्जाम में। सौरमंडल के ग्रहों के नाम, अब यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे आप समझ लें, जैसा अभी आप लोगों को बताया कि सीरियल वाइज आप चीजों को कैसे याद रखेंगे। तो बुध से आपने स्टार्ट किया, एक दिन छोड़ के आपने शुक्र लिखा, और फिर पृथ्वी को आपने रविवार मान लिया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। रविवार को छुट्टी होती है, तो ये पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर रविवार को छुट्टी होती है। फिर सोम छोड़ा मंगल, फिर बुध छोड़ा बृहस्पति, फिर शनि, बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ा शनि, और आपका स्वर में आ आता है तो इसलिए आ हो जाता है, और व्यंजन में वा आता है तो वरुण हो जाता है। अरुण और वरुण हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद तारामंडल क्या है? कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम लिखे तो वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि और कृत्तिका हो जाता है। छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरे ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य आपका ये हो गया, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यहाँ पे आप इस तरह से समझ ले, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण होता है? तो इसकी छाया पड़ती है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि किस दिन अमावस्या पड़ता है और किस दिन आपका चंद्र ग्रहण, यानी किस दिन आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है और किस दिन आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो इसको समझ लेते हैं। आप आंसू से याद रख ले, आंसू से। आ जो आपका हो जाता है, तो आंसू आप जब लिखेंगे तो आ से अमावस्या, हालांकि छोटा आ से होता है, लेकिन जब ट्रिक बनाई जाती है तो कुछ इसी तरह से घटा बढ़ा के बनाई जाती है, ठीक है ना। तो आ से आपका आंसू ये है, तो आ से अमावस्या हो गया, और सा से आपका क्या हो गया? सा में बड़ों की मात्रा, तो सूर्य ग्रहण। तो आप इतना याद रख लें कि आंसू यानी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब देख लेते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो इसको देखिए चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है, जैसे यहाँ पे हो गया सूर्य, ठीक है ना, ये सूर्य हो गया,
और ये पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये आपका चंद्रमा हो गया। तो पृथ्वी बीच में आ गई और चंद्रमा ये है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, चपू से आप याद रख सकते हैं। तो चा से आपका चंद्र ग्रहण हो गया और पू से आपका पूर्णिमा हो गया, यानी पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका रिप्लाई हम आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। तो इसरो हो जाता है। नासा की स्थापना कब हुई, 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई। नासा की स्थापना कब हुई, तो 29 जुलाई 1958 को। नासा का पूरा नाम बताएं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। भारत में कितने प्रकार की मृदा मिट्टी पाई जाती है, तो बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई, दोमट तथा पथरीली मिट्टी, ये सारी मिट्टियां हो जाती हैं। फसल किसे कहते हैं, एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। इसको इस तरह भी समझ लेते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी जगह पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फसल, यानी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं ना एक ही किस्म के पौधे। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं, तो सभी पौधे गेहूं के हैं, यानी ये किसकी फसल हो जाती है, तो गेहूं की हो जाती है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है, तो फसल 3 प्रकार की होती है। खरीफ की फसल हो जाती है, रबी की फसल हो जाती है और जायद की फसल हो जाती है। अब इसमें समझ लेते हैं खरीफ की फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं, तो जैसे धान और चावल एक ही होते हैं। देखिए, जब धान से भूसी निकाल दी जाती है तो वो चावल हो जाते हैं, तो ये खरीफ की फसल हो जाती है। कहीं पे धान हो या चावल हो तो आप इसको खरीफ ही में लिखेंगे। फिर हो जाता है सोयाबीन, मक्का हो जाती है। मक्का जो फसल है वो किसकी है, तो वो खरीफ की है। उड़द हो जाता है और इसमें मूंगफली हो जाती है, ठीक है ना, मूंग हो जाता है। ये सब क्या है, तो ये खरीफ की फसल है। इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जरूरी नहीं कि एक ही पूछा जाए। इसमें ये भी है कि गन्ना है तो ये किसकी फसल है, या उड़द है तो ये किसकी फसल है, या तुअर है तो ये कौन सी फसल है, तो आपको पता है कि ये खरीफ की फसल है। उसके बाद रबी की फसल कौन सी होती है, तो रबी के एक मैं आपको ट्रिक मैंने बताया था, रबी चना मसाला जोर गरम। तो रबी यानी रबी की फसल हो गई। चना मसाला जोर गरम, तो चना मसाला जोर गरम। तो इसमें देखिए चना से तो चना की आपकी फसल हो गई, माँ से मसूर हो गई, ठीक है ना, और आ से आलू हो गया। इस तरह से जोर से जौ हो गए, रा से राई हो गई। ये सब इस तरह से पूरी ट्रिक आपको बहुत ही डिटेल में बताई गई है। आप लोग पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें इस पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद रख लेंगे और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद जायद की फसल है, तो जायद में जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब जायद की फसलों में आ जाते हैं। खरबूजा, ये सब हैं। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूंड विधि, वलय स्थिति, बॉर्डर विधि, ड्रिप विधि, ये सारी हो जाती हैं। और अब देख लेते हैं कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम। कृषि के प्रमुख यंत्र हैं हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये कृषि के यंत्र हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है कि देखिए ट्रैक्टर तो खेतों को जोतने के काम आता है। इससे जो भी अब हैरो है, हैरो को ट्रैक्टर में बांध दिया जाता है, उससे खेत को जोता जाता है। फावड़ा होता है एक यंत्र होता है, एक मतलब एक औजार होता है, इसको बोले एक औजार होता है, तो इससे मिट्टी को खोदा जाता है। अब बखर है तो उसको पलटने के काम आता है। पटेला भी है, मिट्टी को बराबर करने के काम आता है। हल क्या है, खरपतवार निकालने के काम आता है, और उसमें जितना भी खरपतवार होता है वो सब आता जाता है, एक कुंड बनता जाता है। इस तरह से हो जाता है। फिर इसमें कल्टीवेटर भी है, डिबलर भी है, डिबलर से जैसे पानी डाला नहीं जाता है। मृदा अपरदन क्या है, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं।
यानी जब मिट्टी का कटाव होता है ना तो उसी को तो मृदा अपरदन कहते हैं। इसीलिए तो पेड़ पौधे ज्यादा लगाने चाहिए जिससे मृदा का अपरदन ना हो। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो हाथ से छिटकवा विधि हो जाती है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। और एमकेएस पद्धति के द्वारा किसको है? तो जे द्वारा, जूल को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? तो जे द्वारा इंगित किया जाता है। बल किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। कार्य से आपका क्या तात्पर्य, यानी कार्य से क्या अभिप्राय है? जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। ऊर्जा से क्या तात्पर्य? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा कैसी राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य? किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा 1/2 MU2 के बराबर होती है। ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं? तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हो जाती हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य हो जाता है। गीले कपड़े, गीली लकड़ियां तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है? सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? तो वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? तो हवाओं का चलना या वर्षा होना सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा के कारण संभव है। ईंधन से क्या तात्पर्य है? तो जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से ये आपका आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। अगर कोई ट्रिक नहीं समझ में आई है या इसको आप फिर से चाहते हैं कि हम आपको बताएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।